अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 11 फिज़िक्स न्यू सिलेबस के चैप्टर नंबर 1 की एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स भी न्यूमेरिकल्स की तरह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। ये आपके पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों पोर्शंस के अंदर पूछी जा सकती हैं। बल्कि कभी कभी तो पेपर इस तरीके से बनता है कि न्यूमेरिकल्स पेपर में कम आते हैं और एग्जाम्पल्स पेपर के अंदर ज़्यादा आई होती हैं। तो अब होता क्या है कि मोस्टली स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल्स को तो बड़े अच्छे से तैयार करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स को स्किप कर जाते हैं, जिसकी वजह से अगर पेपर के अंदर एग्जाम्पल्स ज़्यादा आ जाए तो फिर उनको पेपर में मायूसी का सामना करना पड़ता है। तो लिहाजा अगर आपकी किस्मत भी इस तरह की है कि जो चीज़ आप छोड़ कर जाएँ वो पेपर के अंदर मोस्टली पूछी जाती है, आ जाती है, तो फिर आप एग्जाम्पल्स को ज़रूर प्रैक्टिस करें, इनको ज़रूर तैयार करके पेपर में जाएं। तो आइए हम पहली एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लें और सेटिंग्स में जाकर वीडियो की क्वालिटी को फुल कर लें ताकि आपको वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ क्लियर नज़र आए और आप अच्छे से समझ सकें। फर्स्ट एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सी एग्जाम्पल्स हैं ये पहली दोनों। तो कहता ये है कि द लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट आर 2.03 मीटर, 1.22 मीटर एंड 0.95 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी हमारे पास एक मेटल की शीट है। लेट करें ये मेरे पास कैलकुलेटर का बैक कवर है, तो लेट करें ये एक मेटल का है। तो अब वो कहता है कि इसकी जो लेंथ है ना, लेंथ वो उसने दी है, उसकी वैल्यू ये है, और इसकी जो ब्रेथ है इसकी वैल्यू उसने दी है। इस तरीके से लेट कर ले, यानी लंबाई, चौड़ाई और थिकनेस। थिकनेस ये है कि ये इस तरीके से कितनी पतली या कितनी मोटी है। ठीक है, तीन चीज़ें उसने दी हैं। लेट करें एक मेटल प्लेट है, उसकी लंबाई दी है, उसकी चौड़ाई दी है, और वो कितनी मोटी है या कितनी बारीक है वो भी उसने यहाँ पर बताया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पर रिस्पेक्टिवली आ जाए ना, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि पहली चीज़, ये जो पहली वैल्यू है ये पहली क्वांटिटी की है, दूसरी जो नंबर जिसका दूसरे नंबर पर जिक्र आया है दूसरी वैल्यू उसकी है, और जिसका जो तीसरे नंबर पर उसने आपको बताई है क्वांटिटी, तीसरी वैल्यू उसकी है। यानी इस तरीके से तरतीब से है। तो हम गिवन डाटा के अंदर इन तीनों वैल्यूज़ को पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर गिवन डाटा की मैंने हेडिंग दी है, उसने हमें लेंथ ऑफ शीट दी है, ब्रेथ ऑफ शीट दी है और थिकनेस ऑफ शीट जो है ये दी है। तो लेंथ को आप शो कर लें स्मॉल एल के साथ। इसकी वैल्यू देखें 2.03 मीटर। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास ये ब्रीथ है इसको आप चलें स्मॉल बी से शो कर लें, और इसकी वैल्यू है 1.22 मीटर, 1.22 मीटर। जबकि जो थिकनेस है, अब देखिए थिकनेस जो है वो बहुत उसने स्मॉल दी है, सेंटीमीटर में दी है। तो थिकनेस को आप किसी भी सिंबल से शो कर लें, चूंकि ये भी एक डिस्टेंस ही है। तो इसको चाहे आप h के साथ शो कर लें, चाहे स्मॉल x के साथ शो कर लें, कोई आप सिंबल इसको दे लें। ये हमारे पास है 0.95 सेंटीमीटर। अब देखें चूंकि ये हमारे पास थिकनेस है, ठीक है, तो इसका यानी ये भी एक तरह की लेंथ है। तो यहाँ पर इसका जो SI यूनिट है वो मीटर होना चाहिए। तो हमने सेंटी की वैल्यू पुट करनी है। आपने इस चैप्टर के स्टार्ट के अंदर प्रीफिक्सेस पढ़े हैं, दूसरे टॉपिक के अंदर दिए गए हैं। तो आप जानते हैं कि सेंटी की वैल्यू 10 की पावर -2 होती है। तो हमने इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया, चूँकि ये सारे मीटर के अंदर हैं। अच्छा, वो कहता ये है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शीट, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शीट। तो हम लिखते हैं टू फाइंड की हेडिंग देते हैं। वॉल्यूम ऑफ द शीट हमने कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। वॉल्यूम को हम कैपिटल V के साथ शो करेंगे और इसके सामने लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, मतलब ये हमें फाइंड करना है। अच्छा, इसके बाद कहता है करेक्ट अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी जो आपने वॉल्यूम फाइंड करना है ना, उसका आंसर जो है वो अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। अब ये किस तरीके से होता है मैं आपको लास्ट पे समझाऊंगा। पहले हम वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आप जानते हैं 3 दफ़ा लेंथ मल्टीप्लाई हो तो वॉल्यूम होता है, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब देखिए ये तीनों लेंथ ही है, इसका यूनिट भी मीटर है, इसका यूनिट भी मीटर, इसका यूनिट भी मीटर है, बस नाम अलग अलग है चीज़ एक ही है। तो ये भी मीटर, इसका यूनिट भी मीटर और इसका यूनिट भी मीटर। तो मीटर मीटर और मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा। और मीटर क्यूब क्या होता है?
वॉल्यूम होता है, मीटर की पावर 3 हो तो वो वॉल्यूम बनता है। तो ये सिंपल आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। कितना ईजी है, आपको 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, आपने सिर्फ उन 3 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और कैलकुलेटर से करना है। तो ये तो आम छोटा बच्चा भी कर सकता है जो नर्सरी प्रेप के अंदर पढ़ता है, लेकिन वो आपसे जो चीज़ पूछना चाहता है वो आपने समझनी है, वो मैं आपको लास्ट पे समझाऊंगा कि आपने करेक्ट आंसर किस तरीके से लेके आना है। फॉर्मूला लगा दिया, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखिए मैं लिखता हूँ बाय पुटिंग वैल्यूज, यानी अब हम यहाँ पर ये तीनों की वैल्यूज पुट करेंगे। तो v वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ हमारे पास है 2.03 मीटर, साथ लिखना लिख लें, मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास देखें 1.22 मीटर, मल्टीप्लाई बाय और थिकनेस हमारे पास है 0.95 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर। तो अब यहाँ पर ये लास्ट स्टेप है, इसको आप देखिएगा यहाँ पर। अब हम इन तीनों को ना कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 2.03 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.22, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 0.95 से, ठीक है। तो ये हमारे पास आया यहाँ पर 2.35, उसके बाद है 277, यानी इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आया। और ये 10 की पावर -2 इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ, इसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। तो ये हमारे पास वॉल्यूम का आंसर आ चुका है। अब जो चीज़ वो पूछना चाहता था वो मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ वो वॉल्यूम तो कोई भी कैलकुलेट कर सकता है, तीनों को मल्टीप्लाई करना तो कौन सी मुश्किल बात है, लेकिन असल चीज़ ये है कि आपने वॉल्यूम का जो आंसर है ना वो करेक्ट लेकर आना है। यानी आपने यहाँ पर क्या करना है, देखें आपने रूल्स पढ़े हुए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले टॉपिक में कि जब भी हमारे पास नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं या डिवाइड होते हैं तो फिर हम यहाँ पर जो आंसर लिखते हैं ना, यहाँ पर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हैं। जिन नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया ना, पहले आप उनके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करेंगे कि कितने कितने हैं। देखिए हम काउंट करते हैं, आप जानते हैं ये पहला फैक्टर है, इसके अंदर ये 2 और 3 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, तो ये तो सिग्निफिकेंट है। और ज़ीरो अगर दरमियान में आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो यानी यहाँ पर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यानी ये जो लेंथ वाली हमारे पास वैल्यू है इसमें 2, 0, 3 तीनों सिग्निफिकेंट है। अच्छा, ये जो हमारे पास वैल्यू है इसमें 1, 2, 2 ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। आप जानते हैं तीनों नॉन जीरो डिजिट्स हैं और नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं। जीरो दरमियान में आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट, तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, अब यहाँ पर ये तीसरी वैल्यू आप जानते हैं 10 की पावर सिग्निफिकेंट नहीं होती, उससे पहले वाला देखना है। तो अब 9 और 5 ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 0 अगर बिल्कुल स्टार्ट में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो मतलब ये जो हमारे पास वैल्यू है ना, ये थर्ड वाली वैल्यू, इसमें हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं, इनके रूल्स आपने अच्छे से याद करने हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन करवाएगा और उसके बाद इसके जो रूल्स हैं वो फाइंड करने के रूल्स आपसे पूछेगा, और ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में किस तरीके से इनको अप्लाई करते हैं ये भी पूछेगा। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है टॉपिक के अंदर। तो यहाँ पर देखें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो हमारा फाइनल आंसर है ना, फाइनल आंसर, उसमें हमने फॉलो करना है कि जिन नंबर्स को, जिन फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया है उनमें से जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे आंसर के अंदर भी उतने ही आने चाहिए। अब देखिए हमारे आंसर के अंदर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी हमारे आंसर के अंदर तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। 10 की पावर सिग्निफिकेंट नहीं होती। हमारे आंसर के अंदर कितने आ रहे हैं? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं। कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। यानी जिन नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया है उनमें जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है आंसर के अंदर भी उतने ही होने चाहिए। तो मतलब क्या, हमें फिर इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ करना पड़ेगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब देखिए मैं इसको राउंड ऑफ करता हूँ, यहाँ पर मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, नीचे व्हाइट बोर्ड भी खत्म हो रहा है, उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो क्या बनेगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो देखें 2 पॉइंट, अब सिर्फ हमें एक, ये सिग्निफिकेंट है, सिर्फ एक और चाहिए, हमारा काम हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर आपने राउंड ऑफ करने के रूल्स भी पढ़े हुए हैं।
अगर तो ये इसको हमने एलिमिनेट करना है, 5 हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पहले 2 चाहिए, इसको हमने एलिमिनेट करना है। तो जिसको एलिमिनेट करना होता है ना, निकालना होता है, ख़त्म करना होता है, अगर वो 5 से बड़ा हो तो पीछे वाला एक बढ़ जाता है। यानी अगर ये 6 होता, 7 होता, 8 होता, तो इस 3 को हम 4 कर देते, ये आपको पता है। लेकिन अगर ये 5 से छोटा होता, 4, 3, 2 होता, तो फिर हम 3 को 3 ही रहने देते। लेकिन ये 5 है ना, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा होता तो पीछे वाले को एक बढ़ाते, 5 से छोटा होता तो पीछे वाले को एज इट इज़ रहने देते। लेकिन अगर 5 हो तो फिर रूल ये होता है कि आपने पीछे वाले को देखना है, अगर वो ऑड हो, 1, 3, 5, 7, तो उसको बढ़ा दो, इवन हो तो फिर उसको एज इट इज़ वैसे का वैसे ही रहने दो। तो चूंकि ये हमारे पास ऑड है तो लिहाजा इसको हम 1 इंक्रीज कर देंगे। तो अब देखें, इसके बाद ये 10 की पावर -2 आप वैसे का वैसे ही लिख लें, और ये क्या बनेगा, मीटर मीटर और मीटर, मीटर का क्यूब बनेगा, ठीक है ना, मीटर मीटर मीटर, 3 दफ़ा है मीटर क्यूब, तो यहाँ पर भी मीटर क्यूब आएगा। तो ये हमारे पास है फाइनल आंसर। तो यहाँ पर मेन बात ये थी जो मैंने आपको समझा दी। तो हम इसको बताएंगे एज द वैल्यू, ये जो हमारे पास 3 वैल्यूज है ना, ये 3 वैल्यूज उसने दी हैं। तो कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, इस वैल्यू में है, ये 0.95 वाली वैल्यू में है। हैज मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद सबसे कम है, बाकी में 3 है, इसमें 2 है, इक्वल टू 2 कितने हैं, 2 हैं। देयरफॉर वॉल्यूम शुड बी अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो हमारा फाइनल वॉल्यूम का आंसर है उसमें भी फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, 2 होने चाहिए। यानी जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके अंदर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं, जिसमें सबसे कम हो गए फाइनल आंसर में उतने ही आएंगे। तो ये था उसने जो असल चीज़ वो पूछना चाहता था, वो ये था कि आपने जो आंसर है ना, वॉल्यूम ऑफ द शीट करेक्ट अप टू द अप्रोप्रिएट फिगर्स, यानी आपने वॉल्यूम तो कैलकुलेट करना है, वो तो कैलकुलेट करना आसान है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जो आपने कैलकुलेशन करनी है उसका जो आंसर है वो अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होना चाहिए। यानी उसके अंदर जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए उतने ही आने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको बात को समझा पाया हूँगा। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल प्रॉब्लम 2 को सॉल्व करते हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी आपको एक नया रूल सीखने को मिलेगा, तो सीखते हैं। तो इसमें कहता ये है कि हमारे पास द मैस ऑफ मेटल बॉक्स, हमारे पास एक मेटल का बॉक्स है। बॉक्स स्टूडेंट्स आप जानते हैं डब्बे को कहते हैं, ठीक है। बॉक्स इस तरीके से डब्बा होता है, जिस तरह जब आप जूते लेने जाते हैं तो वो भी आपको डब्बे के अंदर मिलते हैं, तो डब्बा। तो हमारे पास एक मेटल का एक बॉक्स है, मेजर्ड बाय लीवर बैलेंस इज, और वो जो मेटल का बॉक्स है, जाहिर बात है मेटल थोड़ी सी वजनी होती है, तो उस डब्बे का जो हमारे पास मैस है वो है 3.25 किलोग्राम। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर गिवन डाटा, साथ साथ लिखते हैं गिवन डाटा मैस ऑफ बॉक्स, यानी बॉक्स जो है मेटल का उसका मैस कितना है, वो हमारे पास है 3.25 किलोग्राम। अब वो ये कहता है 2 सिल्वर कॉइन्स, हमारे पास 2 सिल्वर के सिक्के हैं, ऑफ मैसेस, और उनका जो मैस है, एक का मैस 10.01 ग्राम है, जबकि दूसरे का मैस क्या है, 10.02 ग्राम। अब हमारे पास 2 सिल्वर के कॉइन्स हैं, तो हम इनका भी मैस लिख लेते हैं। तो मैस ऑफ फर्स्ट कॉइन, इसको अब देखिए हमारे पास चूंकि 3 मैस हो गए हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले के साथ 1 लगा देंगे, दूसरे के साथ 2 और थर्ड के साथ 3 लगा देंगे। ये हमारे पास है 10.01 ग्राम, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो मैस ऑफ सेकंड कॉइन हमारे पास है 10.02 ग्राम। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मैस का यूनिट जो है वो किलोग्राम होता है, मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। यानी हम जब भी वैल्यू पुट करेंगे तो किलोग्राम वाली ही पुट करेंगे, ग्राम वाली नहीं पुट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो भाई किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 पे डिवाइड किया जाता है। तो अगर आप इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 0.01001 किलोग्राम। इसी तरह अगर आप यहाँ पर M3 भी लिख लें, इसको अगर आप 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.01002 किलोग्राम। आप कैलकुलेटर से इसको जरूर सॉल्व करें, इन दोनों को 1000 पे डिवाइड करें। अच्छा, ये जो 2 सिल्वर कॉइन्स है मेजर्ड बाय अ बीम बैलेंस, इनका वजन हमने किसी बीम बैलेंस से मेजर किया, एक का इतना है, एक का इतना है।
आर एडेड टू इट, इन सिक्कों को ना हमने उस मेटल बॉक्स के अंदर ऐड कर दिया, यानी उस डब्बे के अंदर इन सिक्कों को रख दिया। उस डब्बे के अंदर उस सिक्के को, जिस तरह हमारे पास मस्जिद का एक गला होता है, डब्बा सा बना होता है लोहे का, उसके अंदर लोग सिक्के डालते हैं, पैसे डालते हैं, इस तरह समझ लें। तो अब ये कहता है कि व्हाट इज द टोटल मैस ऑफ द बॉक्स। अब उस जो हमारे पास बॉक्स है उसका टोटल मैस क्या होगा, यानी बॉक्स का मैस इतना है 3.25 किलोग्राम, उसके अंदर 2 सिक्के भी ऐड कर दिए, तो ये अब उस जो बॉक्स है उसका टोटल मैस आप फाइंड कर दो। तो टोटल मैस हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो टू फाइंड टोटल मैस, इसको m के साथ शो करते हैं, हमने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स ये भी बच्चों वाला सवाल है, हम जानते हैं टोटल मैस क्या होता है। टोटल मैस 3 मैस, तीनों को ऐड कर दो, यानी हमारे पास बॉक्स का मैस प्लस उसके अंदर फर्स्ट कॉइन का मैस प्लस सेकंड कॉइन का मैस, तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल मैस आ जाएगा। तो यहाँ पर बात ये है कि टोटल मैस फाइंड करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन असल चीज़ वो जो पूछना चाहता है उसने उसके बाद उसको लिखा भी हुआ है m1। अब मैं पहले इसको फाइंड कर दूं, तो m1 देखें ये है 3.25 किलोग्राम, ठीक है, और ये m2 है, ठीक है, m2 और ये m3, ठीक है, तीनों का मैस ऐड करना है, बॉक्स का, फर्स्ट कॉइन का और सेकंड कॉइन का, m1 m2 m3, m1 प्लस m2 प्लस m3। m2 क्या है 0.01001 किलोग्राम, ठीक है, प्लस m3 क्या है 0.01002 किलोग्राम। तो ये मैंने तीनों का मैस पुट कर दिया। अब टोटल कैसे लेना है, इन तीनों को ऐड करते हैं। देखिए मैं ऐड करने लगा हूँ, 3.25 प्लस 0.01001 प्लस 0.01002। तो जी ये हमारे पास आया यहाँ पर जो टोटल मैस आया है, टोटल मैस, ठीक है, टोटल मैस जो है ये आया 3.2703, और चूंकि ये तीनों किलोग्राम में है तो यहाँ पर भी किलोग्राम ही आएगा। तो देखिए टोटल मैस फाइंड करना तो कोई मुश्किल नहीं था, ये तो कोई नर्सरी प्रेप वाला बच्चा भी कर सकता है। उसको 3 वैल्यूज दो भाई, तीनों को ऐड कर दो, तो वो तीनों को ऐड कर देगा, वैसे भी कर देगा, कैलकुलेटर से भी कर देगा। लेकिन वो जो चीज़ पूछना चाहता है वो ये है कि उसने बोला व्हाट इज द टोटल मैस ऑफ द बॉक्स। टोटल मैस आप फाइंड करें करेक्ट अप टू द अप्रोप्रिएट प्रिसीजन, और उसको प्रिसाइज मेजर करना है, यानी कि आंसर के अंदर उतने ही नंबर आने चाहिए जितने के होने चाहिए। अब ये कैसे होता है, देखिए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का मैंने रूल समझा दिया। जब चीज़ें ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, प्लस हो रही हो माइनस हो रही हो, फिर रूल ये होता है कि जो नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनमें ना आपने इशारिया के बाद नंबर्स की तादाद देखनी है। क्या इशारिया के बाद कितने नंबर, देखें इसमें इशारे के बाद कितने नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, 2 और 5, 2 नजर आ रहे हैं, तो इसमें इशारे के बाद हैं 2 नंबर्स। इसमें इशारे के बाद देखें 1 2 3 4 5, इसमें इशारे के बाद 5 नंबर्स हैं। तीसरी जो रकम है इसमें इशारे के बाद कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है। तो इशारे के बाद इसमें 2, इसमें 5, इसमें 5। हमने अब जो आंसर है ना, उसमें आंसर को इस तरीके से लिखना है कि जिन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं ना, उनमें जिसके पास इशारे के बाद सबसे कम डिजिट है, हमारे आंसर के अंदर भी उतने ही इशारे के बाद डिजिट, उतने नंबर आने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। देखिए हमारे इशारे में कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, इशारे में कितने हैं, इशारे के बाद आंसर में कितने हैं, 5 है। कितने होने चाहिए, कम वाले को फॉलो करना है, कम वाले को, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 2 है, तो हमारे आंसर में इशारे के बाद 2 नंबर्स ही होने चाहिए। तो लिहाजा जो हमारा टोटल मैस है उसको फिर हम राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं। तो देखें जी, टोटल मैस, फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, टोटल मैस क्या होगा, 3 इशारे के बाद कितने नंबर लेने हैं, सिर्फ 2 लेने हैं। तो आप 27 लिख लें, ये 0 है, तो ये 7 को कुछ नहीं कहेगा, तो ये आएगा 27 किलोग्राम। तो ये हमारा है करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो मैंने आपको रूल समझाया उसको हम यहाँ पर पढ़ भी लेते हैं। रूल क्या है, रूल ये है कि जिन नंबर्स को आपने ऐड किया उनमें देखना है किस वैल्यू के पास डेसिमल के बाद कम प्लेसेस हैं, इशारे के बाद कम नंबर्स हैं। एज द वैल्यू 3.25, ये वो वैल्यू है हैज लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, जिसमें इशारे के बाद सबसे कम नंबर है, कितने हैं, इक्वल टू 2 हैं, यानी इसमें इशारे के बाद 2 नंबर है, सबसे कम है, क्योंकि इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो कम वाला कौन है, ये वाला है। तो लिहाजा देयरफॉर टोटल मैथ शुड बी अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जो हमारा टोटल मैथ है, जो हमारा फाइनल आंसर है,
उसमें भी डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस होनी चाहिए, 2 डिजिट्स ही होने चाहिए, तो इसलिए हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। दोनों एग्जाम्पल्स बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स है। इसमें आपने तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, इसमें आपके पास 3 नंबर्स है उनको ऐड करना है, लेकिन वो सिर्फ आपसे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन नहीं करवाना चाहता, वो चाहता है, वो ये समझना चाहता है, वो ये जो है आपसे पूछना चाहता है, देखना चाहता है कि क्या आपको जो फाइनल आंसर है उसको सही तरीके से लिखना आता है या नहीं आता। तो मैंने आपको रूल्स समझा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आइए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स को भी सॉल्व करते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये एग्जांपल लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने इसको बहुत ही ध्यान के साथ समझना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में सॉल्व करके दूंगा। तो लिखता है द डायामीटर एंड लेंथ ऑफ अ मेटल सिलेंडर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स ऑफ लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर आर 1.25 सेंटीमीटर एंड 3.35 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। वो ये कहता है कि हमारे पास एक मेटल का सिलेंडर है। स्टूडेंट्स, सिलेंड्रिकल चीज़ इस तरह की होती है जिस तरीके से ये बोर्ड मार्कर है, यानी अगर एक चीज़ गोलाई में हो और उसकी कुछ ना कुछ लेंथ भी हो तो उसको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। जिस तरीके से आपके पास जो बॉल पॉइंट है, आपका पेन है, मार्कर है, ग्लास है, कप है, ये सारी की सारी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स होती हैं। तो वो कहता है कि हमारे पास इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, सिलेंड्रिकल मेटल का है, और उसका ना हमने डायामीटर और लेंथ मेजर की। अच्छा, यहाँ पर ना 2 वैल्यूज दी हैं। ये जो पहली वैल्यू है ये डायामीटर की है और ये दूसरी वैल्यू है ये लेंथ की है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि पहली वैल्यू पहली क्वांटिटी की और दूसरी वैल्यू दूसरी क्वांटिटी की। तो मैं यहाँ पर गिवन डाटा में लिखता हूँ डायामीटर ऑफ मेटल सिलेंडर उसने दिया है, डायामीटर एंड लेंथ ऑफ मेटल सिलेंडर उसने दी है। अच्छा, डायामीटर को आप डी के साथ शो करेंगे, ये उसने दी है 1.25 सेंटीमीटर, 1.25, ठीक है। और इसी तरीके से हमें जो लेंथ है ये इसने दी है जी 3.35। अब यहाँ पर बात ये है कि जिस हमने ऑब्जेक्ट से, जिस इंस्ट्रूमेंट से ये डायमीटर और लेंथ मेजर किया है उसका नाम है वर्नियर कैलिपर। और वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट कितनी होती है? 0.01 सेंटीमीटर। तो मतलब यहाँ पर ये जो डायमीटर है ना, इसमें 0.01 सेंटीमीटर का ऊपर नीचे फ़र्क आ सकती है, यानी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, बल्कि ये जो वैल्यू है इतनी ज़्यादा या इतनी कम हो सकती है। इस तरह जो लेंथ है ये भी हमने वर्नियर कैलिपर से मेजर की है, इस तरीके से लेंथ मेजर की। डायमीटर मेजर करते हैं ऐसे, यानी वर्नियर कैलिपर के अंदर इसको ऐसे रखना है। वर्नियर कैलिपर के तो 2 जॉज है उसके अंदर ऐसे रखेंगे, ऐसे इस तरीके से तो डायमीटर मेजर होगा। ऐसे दोनों जॉज के अंदर रखेंगे तो फिर इसका हमारे पास लेंथ मेजर हो जाएगी। तो इसमें भी हम ये ऐड करेंगे 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो लीस्ट काउंट है ना, लीस्ट काउंट को हम अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। आप जानते हैं, आपने टॉपिक में पढ़ रखा है कि अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ठीक है, उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। जो वैल्यू होती है उसमें हम अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड और सबट्रैक्ट करते हैं, उसने वैल्यू दी है, यानी वैल्यू के बाद ये जो नंबर है ये क्या होता है? ये अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होता है। यहाँ पर अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ही आती है। तो अब वो कहता ये है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आपने इस सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है एंड अनसर्टेनिटी इन इट। फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ मेटल सिलेंडर, यानी एक तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे और दूसरा इस वॉल्यूम के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है, अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, यानी ये भी हमने क्या फाइंड करनी है, इसको भी हमने फाइंड करना है। यानी इस तरीके से मैं इसको लिख रहा हूँ, जिस तरह है ना, ये है डायमीटर और ये इसमें अनसर्टेनिटी है। इस तरीके से हम वॉल्यूम की वैल्यू और उसमें जो प्लस माइनस के बाद जो रकम होती है वो अनसर्टेनिटी है, वो फाइंड करेंगे। जिस तरह ये लेंथ की वैल्यू है, हम इस तरह वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड करेंगे और प्लस माइनस के बाद जो रकम आती है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, वो उसने दोनों की दी है, यहाँ पर सेम है, तो ये हमने वॉल्यूम की भी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, अब इसको सॉल्व करने का आसान मेथड ये है कि पहले हम वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लें और उसके बाद हम इसके अंदर अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट कर लें। जब दोनों वैल्यूज़ आ जाए तो फिर हम इस तरीके से वैल्यूज़ को लिख दें कि जो वॉल्यूम आया है वो और जो अनसर्टेनिटी आई है वो उसमें प्लस माइनस करके लिख देंगे, तो हमारा आंसर लिखा जाएगा, करेक्ट होगा। तो आइए स्टूडेंट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ कैलकुलेशन फॉर वॉल्यूम हेडिंग दे ली। अब आप जानते हैं कोई भी जो हमारे पास सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है उसके वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? पाई
आर स्क्वायर एल। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, हर तरह के ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम का फार्मूला होता है। जिस तरह अगर आपके पास कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो उसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आपके पास कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो उसके वॉल्यूम का फार्मूला ये है। सर्कल के वॉल्यूम का फार्मूला भी होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब बात ये है कि हमारे पास डायामीटर है, रेडियस नहीं है। तो आप जानते हैं कि अगर हम डायामीटर को हाफ करें तो ये रेडियस होता है। ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इस तरीके से लेट करें, ये सर्कल है ना, तो ऐसी लाइन जो सर्कल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करे उसको हम बोलते हैं डायामीटर। ये डायामीटर है। अब अगर डायामीटर को अगर हम हाफ कर दें, ये देखें, तो ये हाफ कर दे तो ये क्या बन गया, रेडियस। तो अगर डायामीटर को हम हाफ कर दें, ये कंप्लीट लाइन डायामीटर है। जो ऐसी लाइन जो सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, इक्वल पार्ट्स में, वो डायामीटर होती है। तो ये इक्वल लाइन को अगर हम हाफ कर दें, देखिए मैंने हाफ कर दिया, तो ये क्या बन गए, तो रेडियस बन गए। तो डायामीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। क्योंकि उसने हमें डायामीटर दिया हुआ, रेडियस नहीं दिया हुआ, तो लिहाजा हम इसको थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। तो वॉल्यूम इक्वल आएगा पाई आर किसके इक्वल है, d/2। आर की जगह मैं पुट करता हूँ d/2, और चूंकि ऊपर स्केयर है तो इसके ऊपर भी स्केयर लगाएंगे और साथ लगा ले l। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब मैं इसको ऊपर लेकर जा रहा हूँ, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। आपने स्टेप बाय स्टेप बड़ी ध्यान के साथ समझना है, और मैं भी आपको जो है अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखिए यहाँ पर इसको लिखते हैं पाई, ये स्केयर ओपन कर दो, d स्केयर और साथ l, और ये जो 4 है ना, नीचे 2 है, 2 का स्केयर 4 होता है, तो ये आएगा यहाँ पर 4 जो है बटे में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा भी लगा सकते हैं, यानी ये सब का ओवर है, सब का बटा है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो लिखते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज, यानी इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब पाई की वैल्यू तो आप जानते हैं 3.14 होती है। अच्छा, डी का स्क्वायर, डी जो डायमीटर है उसकी सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अभी आप भूल जाएं, एक दफ़ा भूल जाएं कि ये अनसर्टेनिटी ये नहीं लिखी हुई, सिर्फ जो वैल्यू है वो पुट करनी है। तो डायमीटर की वैल्यू 1.25 है और लेंथ की वैल्यू 3.35 है। इनको हम तब यूज़ करेंगे जब हम अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। अभी हम अनसर्टेनिटी को नहीं देख रहे, सिर्फ इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर रहे हैं। तो डायमीटर हमारे पास है 1.25, तो इसकी वैल्यू पुट कर दी 1.25 ऊपर स्केयर, और साथ है एल, लेंथ हमारे पास कितनी है 3.35 है, ओवर, अब यहाँ पर नीचे 4 है तो 4 को वैसे ही लिखना है। ठीक है, पाई डी का स्केयर, डी डायमीटर है, इसकी वैल्यू का स्केयर, साथ लेंथ ओवर 4। अब यूज़ होगा कैलकुलेटर, ये है कैलकुलेटर। तो वॉल्यूम मैं लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो इसका स्केयर ओपन करें, 1.25 का स्क्वायर, ये आता है 1.5625। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3.35 से, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 से। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर वाले तीनों को सॉल्व किया तो ये आया 16.4। ठीक है, ओवर 4 वैसे ही लिख दें। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 16.4 तकसीम डिवाइडेड बाय 4, तो जी ये मेरे पास आया 4.1, 4.1, और 1 के बाद है 08, 1 के बाद क्या है 08। तो मैं इशारे के बाद 2 नंबर लूंगा, चूँकि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर जितनी भी रकमें यूज़ हुई हैं उन सब में इशारे के बाद 2 नंबर्स हैं, तो लिहाजा हम आंसर में भी इशारे के बाद 2 नंबर 2 डिजिट ही रखेंगे। तो 08 है, चूँकि जिसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं वो 5 से बड़ा है, तो इसको एक बढ़ा देंगे, 08 है तो इसको 1 कर दूंगा। 4.108 है, 4.108 था, तो वो 8 जो है वो 5 से बड़ा, तो राउंड ऑफ कर लिया। तो ये है जी हमारे पास वॉल्यूम। अब चूंकि हमने वैल्यूज़ किस में पुट की हैं, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ये वैल्यू सारी किस में है, सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर फिर आएगा सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, तो ये हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया, एक चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली है। अच्छा, सेंटीमीटर क्यूब कैसे आएगा, चूँकि 1.25 सेंटीमीटर और 3.35 भी सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर वैसे आएगा इस सेंटीमीटर का स्केयर, और ये सेंटीमीटर वो पावर 3 बन जाएगी। तो ये हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। अब हम अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन अब हमने करनी है। अब हम किस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन फॉर अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम। ये आपने बड़ी ध्यान के साथ समझना है। अनसर्टेनिटी, यहाँ से अक्सर बच्चे जो है उनको समझ नहीं आती, लेकिन आपको मैं अच्छे समझाऊंगा। अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखें, मैंने आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर हम अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखते हैं प्लस माइनस में। तो यहाँ पर
फार्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है, इस फार्मूला को हम यूज करेंगे, ये वाला डायामीटर वाला, ठीक है। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, ठीक है, इस तरह पी यू लिख लेते हैं, पी परसेंटेज यू अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम, इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें डायामीटर है और लेंथ है, तो दोनों की अनसर्टेनिटी हम ऐड करेंगे, डायामीटर की अनसर्टेनिटी, ठीक है, डायामीटर के क्या होगा, पहले हम यहाँ पर पुट करेंगे अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन डायामीटर ओवर इसकी रीडिंग, डायामीटर की रीडिंग क्या है, ठीक है, आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला आता है, मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस लेंथ है, तो लेंथ की परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होगी, यानी अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ, ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला है। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी लेंथ क्या होगी, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ ओवर लेंथ की रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100। अब चूंकि यहाँ पे देखें डायमीटर के ऊपर स्केयर है ना, तो वो जो पावर है वो सामने आ जाती है, यहाँ पे पावर इसके सामने आ जाएगी, इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पर आप चाहे 1 लगाएं ना लगाएं उसका मसला नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये फार्मूला आपको आना चाहिए, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का टॉपिक के अंदर आपने पढ़ा हुआ है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 2, वैसे लगा लें। अब देखें अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन डायमीटर, ये है अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो प्लस माइनस के बाद लिखी होती है, तो डायमीटर की अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है 0.01 ओवर रीडिंग, डायमीटर की रीडिंग, अच्छा रीडिंग क्या है, रीडिंग तो ये है 1.25, ये रीडिंग है, ये इसमें अनसर्टेनिटी है, जिस तरह हमने वॉल्यूम की रीडिंग फाइंड कर ली, तो मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस, अब यहाँ पर लेंथ की अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, देखिए लेंथ की अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, ये जो प्लस माइनस के बाद लिखा होता है ये अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, ये है 0.01। अब लेंथ है तो लेंथ की रीडिंग क्या है 3.35 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 2, वैसे लगा ले, इसको करें सॉल्व, ठीक है, मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाता हूँ, आपने 100 को 0.01 से ज़रब देनी है, मल्टीप्लाई करना है, ये 1 आएगा, ठीक है, और फिर इसको डिवाइड करना है 1.25 पे, तो ये आएगा 0.8, ठीक है, 0.8 आएगा, प्लस अब यहाँ पर 100 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 आता है, ठीक है, और इसको डिवाइड करते हैं 3.35 पे, आप खुद भी कैलकुलेटर ज़रूर यूज़ करें। अच्छा ये आता है 0.3 आया है, आप इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं, कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे यही आएगा, ठीक है, तो ये आ रहा है सारा परसेंटेज में, ठीक है, यहाँ पर हम परसेंटेज भी लगाएंगे ना, परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, ओके, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब आप इस तरह करें कि 0.8 को ज़रब दें 2 से, तो ये बनेगा 1.6% प्लस ये है 0.3%। अच्छा अब आप इन दोनों को ऐड कर दें, यहाँ पर मैं इसको चले ऊपर सॉल्व करता हूँ, नीचे व्हाइट बोर्ड खत्म हो रहा है, यहाँ पर अब ये थोड़ा सा ही रह गया है, इसको ज़रूर समझिएगा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.6 में आप ऐड कर दें 0.3, तो ये आएगा 1.9, तो 1.9% आ गया। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि जो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है ना, देखें यहाँ पर मैं फाइनल आंसर लिखता हूँ, तो जो हमारे पास फाइनल आंसर होगा ना, यानी वो हमने ऐसे लिखना है, यानी लेट करें ये वॉल्यूम है ना, तो एक तो आएगा वॉल्यूम की वैल्यू जो हम फाइंड कर चुके हैं 4.11, अब प्लस माइनस यहाँ पर जो हमने यहाँ पर रकम लिखनी है वो परसेंटेज वाली नहीं लिखनी, वो तो हम अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लिखते हैं, जिस तरह ये है वैल्यू प्लस माइनस अब्सोल्यूट, लेकिन हमने जो फाइंड की है वो क्या है, वो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो हम यहाँ पर परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वॉल्यूम है तो इन वॉल्यूम ओवर रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1.9, आप वैसे ही लिख लें। मैं आपको दोबारा फिर बता देता हूं, यहाँ पर बात ये है कि हमने यहाँ पर जो वैल्यू पुट करनी है वो अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की पुट करनी है, लेकिन जो हमारे पास वैल्यू आई है वो परसेंटेज अनसर्टेनिटी की है, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ओवर रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100, सामने मैंने 1.9 वैसे ही लगा दिया। अच्छा ये भी ऐसे ही था, यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 2, यहाँ पर परसेंटेज अनसर्टेनिटी डायमीटर आना था, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी डायमीटर क्या होती है, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डायमीटर ओवर रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन लेंथ क्या होती है, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन लेंथ ओवर रीडिंग मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये था।
अच्छा, अब यहाँ पर अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम यहाँ पर लिख लें और ये 1.9 वैसे ही लिख लें। ये जो रीडिंग है इस तरफ हो रही डिवाइड, उस तरफ जाकर हो जाएगी मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी और 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.9 वैसे ही लिख लें। अब हमने यहाँ पर रीडिंग पुट करनी है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम की रीडिंग ये देखें हम फाइंड कर चुके हैं 4.11 ओवर 100। अच्छा, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब आप इस तरह करें 1.9 को मल्टीप्लाई करें 4.11 से तो ये आता है 7.809 ओवर 100 वैसे ही लिख लें। अच्छा, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब आप इसको 100 पे डिवाइड करें तो ये आता है 0.08 राउंड ऑफ मैंने किया है। अच्छा, तो ये हमारे पास आई है, तो यहाँ पर हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है 0.08 और सामने ये जो यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, ये आप लगा दें यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स ये है वॉल्यूम की वैल्यू और ये है वॉल्यूम में अनसर्टेनिटी, तो हमने दोनों को कैलकुलेट कर दिया। ये एक वेरी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको आपने ज़रूर तैयार करना है। स्टूडेंट्स, आपको एक मज़े की बात बता दूं कि आपके जो चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, उसका जो न्यूमेरिकल नंबर 5 है, कौन सा न्यूमेरिकल नंबर 5, वो भी सेम यही है, बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, हमने न्यूमेरिकल्स आपकी पूरी बुक की सॉल्व कर दिए हैं और पूरी बुक के चैप्टर वाइज एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर दी हैं। आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएं, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, जहाँ पर फर्स्ट ईयर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व कर दिए हैं पूरी बुक के। एक ही जगह पर आप उनको अच्छे से तैयार कर सकते हैं और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। तो आप चैप्टर नंबर 1 के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसका जो न्यूमेरिकल नंबर 5 है, अगर आप उसको भी समझ लें एक दफ़ा तो आपको इसकी मज़ीद अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। इसको समझ लिया तो बहुत अच्छा। अब जाएं और चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स ओपन करें वीडियो और न्यूमेरिकल नंबर 5 भी समझ लें। तो ये जो दो इस एक ही तरह की एग्जाम्पल और इस तरह का एक न्यूमेरिकल है, इन दोनों में से एक जो है पेपर के अंदर आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। देखें स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिकल चीज़ है, ठीक है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिया, आपके सामने कैलकुलेटर भी इस्तेमाल किया, हर चीज़ मैंने आपके सामने फाइंड करके दी, आपको समझ आ गई। लेकिन जब तक आप इसकी 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आपके हाथ पे नहीं टिकेगा। पेपर में सॉल्व करने के लिए आपका जितनी इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके हाथ पे ये पक्का हो जाएगा और आपको पेपर में भूलेगा नहीं। तो आप मैथमेटिकल चीज़ों की ज़रूर प्रैक्टिस किया करें। आइए स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 1 की लास्ट एग्जाम्पल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो इसमें वो हमसे पूछता ये है कि ड्राइव अ फॉर्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो भाई आपने फाइंड क्या करना है, फॉर्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स को आप एफ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, साथ छोटा सा सी लगा लें, ये इस सामने क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमने इसका फॉर्मूला फाइंड करना है, ड्राइव करना है। रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड। आप जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स आपने मैट्रिक क्लासेस में पढ़ा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। और विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर मूव नहीं कर सकता। तो अब इसके बाद वो कहता ये है कि अज्यूमिंग दैट, आपने ये लेट करना है, अज्यूम करना है, फर्ज करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ सर्कल एंड यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, मास पे, रेडियस पे और स्पीड पे। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं, चूँकि इसमें हमें कुछ डाटा या वैल्यूज़ वगैरह नहीं दी गई। तो हम ये जो लास्ट सेंटेंस है ना, इसको हम यहाँ पर रिपीट करते हैं। हम लिखते हैं गिवन दैट, उसने हमें ये बताया है, दिया है, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ सर्कल एंड यूनिफॉर्म स्पीड। आपको ये लाइन याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसी का लास्ट सेंटेंस यहाँ पर लिख सकते हैं। अब उसने हमें ये बताया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो हम लेट करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसको एफ सी से शो करते हैं, ये इन तीनों पे डिपेंड करती है, तो तीनों के प्रोपोर्शनल होगी, किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या किसी के पावर के, तो हम बाद में फाइंड करेंगे। एक तो वो मास पे डिपेंड करती है,
एक रेडियस पे और एक हमारे पास स्पीड पे। तो हमने तीनों को लिख लिया और तीनों की कुछ ना कुछ पावर भी लेट कर लें, एक ए पावर लेट कर लें, बी और सी। तो ये हमारे पास है। अब हमने ये तीनों पावर्स फाइंड करनी है और फाइंड करने के बाद जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब आप जानते हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इसको रिमूव करके इक्वल लगाते हैं तो फिर कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट को आप के साथ भी शो कर सकते हैं या सिंपल उसको कांस्टेंट ही लिख लें और ये वैसे का वैसे आएगा m की पावर a, ठीक है, r की पावर b और v पावर c। तो इस तरीके से हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव किया। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करके इक्वल लगाते हैं तो साथ कांस्टेंट आ जाता है, ये वैसे का वैसे आ गया। अब स्टूडेंट्स इसको हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को डायमेंशन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ राइट, यानी आपने लिखना है अबव इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ना, अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन को आपने लिखना है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस या इन डायमेंशन फॉर्म्स, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस। यानी यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटीज है ना, आपने उनकी डायमेंशंस लिख देनी है, डायमेंशंस की फॉर्म में इसको लिख देना है। तो लिखते हैं, आपको फोर्स की डायमेंशन आती है। देखें फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मैस मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। कैसे फोर्स का यूनिट कैसे होता है, देखिए मैं आपको यहाँ पर रफ समझाता हूँ। आप जानते हैं F इज इक्वल टू एम में, आप यहाँ पर इसका फोर्स का फार्मूला निकाल सकते हैं। फोर्स का फार्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ये होता है, ये न्यूटन सेकंड लॉ से लिया गया है। तो F इज इक्वल टू मैस का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डायमेंशन बनाएंगे, डायमेंशन बनती है यूनिट से। आप जानते हैं किलोग्राम मैस है तो m आएगा, मीटर लेंथ है, लेंथ l, और सेकंड टाइम है t, चूंकि सेकंड को -2 है तो यहाँ पर -2 भी लगाएंगे। तो ये मैंने लिख दी किसकी डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन इज इक्वल टू। अब देखें जो कांस्टेंट है उसकी डायमेंशन तो नहीं होती, तो लिहाजा हमने सिर्फ डायमेंशन लिखनी है, कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती। m क्या है, m मैस है, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो मैस को कैपिटल M के साथ शो कर दें, ठीक है। मैस आप जानते हैं कैपिटल M, ऊपर पावर a लगा दें। इसके बाद है r, रेडियस, रेडियस का यूनिट होता है मीटर, रेडियस मीटर होता है ना इसका यूनिट। तो मीटर क्या होती है, लेंथ, तो इसकी डायमेंशन लेंथ बनेगी, ऊपर पावर b लगा दें। अच्छा वेलोसिटी की डायमेंशन, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt-1। कैसे, देखिए आप जानते हैं कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो डायमेंशन क्या बनेगी, मीटर लेंथ होती है, सेकंड टाइम होता है, ऊपर -1 लगा दें। तो हमने यहाँ पर सब की डायमेंशन लिख दी। फोर्स की डायमेंशन, कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती, इक्वल लगाया, मैस m, रेडियस जो है वो उसका यूनिट मीटर होता है तो डायमेंशन लेंथ वाली बनेगी, और ये होता है मीटर पर सेकंड, यानी मीटर लेंथ सेकंड टाइम, जो कि पर सेकंड है, सेकंड के ऊपर -1, टाइम के ऊपर -1 आएगा, ऊपर पावर वैसे की वैसे ही लगा दी। तो ये हमने इसको डायमेंशन की फॉर्म में लिख लिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको डायमेंशंस बनानी आती होंगी। और अब हम पता है यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं किस तरह सॉल्व करते हैं। उस तरफ वैसे का वैसे लिख लें, वो जो रकम लिखी हुई है ना, m l t की पावर -2 मैंने एज इट इज लिख दिया। इधर देखें तो यहाँ पर हम पहले ना इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये m की पावर a वैसे लिख लें, पहले m की पावर a, ये पावरें अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, m की पावर a। उसके बाद है ये b जो है l की पावर है, तो यहाँ पर लिख लें l की पावर b, और ये जो पावर c है इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी l की पावर भी c हो जाएगी और t की पावर चूंकि -1 है तो -c हो जाएगी, ठीक है। तो हमने ये पावर अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी, m की पावर a, l की पावर b। अब ये c है तो ये दोनों की पावर है, इसकी पावर भी c है, चूंकि इसको -1 है तो c -1 से मल्टीप्लाई होकर -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर सॉरी -c हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको दोबारा लिखते हैं, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, यानी m l t की पावर -2, और इनको कर देते हैं कंबाइन। कंबाइन कैसे करेंगे, देखें इधर m a की है तो m यहाँ पर एज इट इज लिख लें, m की पावर a। अब देखें जो l है, एक l की पावर b है, एक l की पावर c है, तो अगर बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, l की पावर b और l की पावर c, क्या बनेगा, l की पावर b प्लस c। बड़ी सिंपल सी मैथ है, बेस सेम हो, नीचे वाला सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। और ये t अकेला है तो इसको वैसे ही लिख लें, ठीक है, ये किसी के साथ नहीं मिलेगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमने ना दोनों तरफ से डायमेंशंस कंपेयर करनी है, यानी कंपेयर हमने यहाँ पर कंपेयर करना है। किस तरीके से कंपेयर करना है मैं आपको समझाता हूँ। कंपेयर द पावर्स, कंपेयर द
पावर्स ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशंस की जो पावर है यानी MLT, ये डायमेंशन है ना, डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ हम इनको कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर आप जानते हैं अगर किसी के ऊपर यानी यह पावर ना हो तो आप इसको 1 कंसीडर कर सकते हैं, यानी m की पावर 1, l की पावर 1, ये खुद से 1 लगा सकते हैं। अगर पावर ना हो तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर चूंकि हमने कंपेयर करना है तो चलो कंपेयर करते हैं। पहले हम ए को m को कंपेयर करते हैं, ठीक है। पहले हम किसको कंपेयर करते हैं, मैस को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर मैंने मैस लिख दिया। देखो इस तरफ यानी कंपेयर कैसे करेंगे, मैस की इस तरफ जो पावर है वो इक्वल होगी मैस की जो इस तरफ पावर है इसके, यानी इधर m की पावर a है और उधर m की पावर क्या है, 1 है। तो यानी पावर्स आपस में इक्वल होंगे, यानी हमने पावर्स को कंपेयर करना है। m की पावर इस तरफ वाली इक्वल होगी m की पावर इस तरफ वाली। इसी तरह अब हम चलें टाइम को कंपेयर करते हैं, है ना, टाइम वाले को कंपेयर करते हैं, टाइम की डायमेंशन कंपेयर करते हैं। इस तरफ टाइम की जो पावर है वो क्या है, -c है, वो इक्वल होगी उस तरफ जो टाइम की पावर है, उस तरफ टाइम की पावर क्या है, -2 है, तो ये -2 आएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो c इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 आएगा। तो देखिए हमने a भी यहाँ पर फाइंड कर लिया, ठीक है, यहाँ पर हमने a फाइंड किया मैस को कंपेयर करके, और टाइम की पावर कंपेयर करके हमने c फाइंड कर लिया। अब हम लेंथ की पावर्स को कंपेयर करते हैं दोनों साइड्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इस तरफ जो लेंथ की पावर है वो है b प्लस सी, ये इक्वल होगा जो उस तरफ लेंथ की पावर है। लेंथ की पावर क्या है, उस तरफ 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दें। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशंस की पावर इक्वल होगी राइट हैंड साइड पे डायमेंशंस, ठीक है। और सेम लेनी है, m की पावर के साथ कंपेयर करनी, ये ना हो m की पावर आप l से कंपेयर कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर इस तरह करते हैं b प्लस, अब देखिए c तो हमारे पास आ चुका है, c की वैल्यू क्या है, 2 इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 1 वैसे लिख लें, ये 2 इस तरफ ले आकर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 आएगा। तो हमने b को भी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, ये जो a, b और c की वैल्यूज फाइंड की हैं, a, b और c की ये जो हमने वैल्यूज फाइंड की है ना, इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमने पावर्स को कैलकुलेट करना है डायमेंशन का इस्तेमाल करके, वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब जब पावर्स को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का ओरिजिनल फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि पुटिंग, अब हमने पुट करना है पुटिंग वैल्यूज ऑफ, कौन सी वैल्यूज, किसकी वैल्यूज, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी किस में पुट करना है, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1। देखें वो एक इक्वेशन है जिसको हमने नाम दिया है, ये है इक्वेशन नंबर 1। तो चलो यहाँ पर कंपेयर करते हैं, सॉरी पुट करते हैं, क्या है, एफ सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वैसे ही लिख लें, ठीक है, एफ सी सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वैसे ही लिख लें। m की पावर a और a क्या आया 1, तो m की पावर 1 लगा लें। r की पावर b और b क्या आया -1, तो -1 लगा लें। v की पावर c और c क्या आया 2 आया, तो यहाँ पर 2 लगा लें। इसको नेक्स्ट स्टेप में मजीद सॉल्व करते हैं। एफ सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आप यहाँ पर वैसे ही लिख लें, कॉन्स्टेंट लिख लिया वैसे ही। अब देखें ये m की पावर 1 m ही होता है और v स्क्वायर यहाँ पर लिख लें। मैं चाहता हूँ ये इसकी पावर भी प्लस हो जाए, ये -1 है, अगर इसको मैं नीचे लेके आऊंगा तो इसकी पावर +1 हो जाएगी इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं अगर हम इसकी पावर +1 ना भी लिखें तब भी इसकी पावर 1 नहीं है। तो ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है, यहाँ पर यही हमने फाइंड करना था। उसने बोला इसका फार्मूला फाइंड करो, तो हमने फार्मूला फाइंड कर लिया है। लेकिन यहाँ पर हम ये जो कांस्टेंट है ना, इसके बारे में एक दो लाइनें लिखेंगे। देखें जो हमारे पास डायमेंशन है ये हमें कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। द कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट आया है ना यहाँ पर, ये वाला कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, यानी इसको हम डिटरमिन नहीं कर सकते, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते। किस तरह से, बाय डायमेंशन एनालिसिस, यानी ये जो डायमेंशंस वाला तरीक़ेकार है इससे हम फार्मूला तो ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन ये डायमेंशन जो है आपने इसकी लिमिटेशन पढ़ी है टॉपिक में कि ये जो कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। तो फिर हम कांस्टेंट को किस तरह फाइंड करते हैं, कांस्टेंट यानी हाउ एवर था, हम ये जो है ना कांस्टेंट, हाउ एवर दिस कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है कैन बी फाउंड
यानी इसको हम फाउंड कर सकते हैं, इसका पता चला सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तब हमें इस कांस्टेंट का पता चलता है। और इन एसआई यूनिट के अंदर ना वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट, ये जो हमारे पास कांस्टेंट है, ये जो यहाँ पर आया है, दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू 1, इसको हम 1 पुट करते हैं, यानी इसको हम क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। तो लिहाजा अगर हम इसको 1 पुट करें तो हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स इक्वल आएगी। अगर हम इसको 1 पुट कर दें तो यहाँ पर 1 लिख लें, साथ आएगा mv²/r। तो लीजिए हमने फार्मूला जो है फाइनल फाइंड कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली एग्जांपल है। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही सिंपल वे में समझाई है। आप इसकी 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे हो जाएगी, क्योंकि ये मैथमेटिकल चीज़ें हैं। मैथमेटिकल चीज़ें समझने से समझ तो आ जाती है, लेकिन जब तक आप खुद अपने हाथ के साथ इनको 1-2 दफ़ा सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप इसको पेपर में करने के काबिल नहीं हो पाएंगे। चाहे आपको समझ आ भी गई है, पेपर के अंदर आपको भूल जाएगा। तो आपको इसकी अब खुद से प्रैक्टिस करनी है और दरमियान में ये जो 1-2 सेंटेंस है आप इनको याद कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 1 की एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ आ गई होंगी और अब आप इनको पेपर में सॉल्व करके अच्छे मार्क्स भी ले सकते हैं। तो अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स समझना चाहते हैं अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप, तो ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है इस पर आप क्लिक करके समझ सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।